हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होते हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक आयोग ने लिख रखे हैं, कहाँ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये एमपीपीएससी में आपको काम आएगा। ये प्री का सिलेबस हम सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर, और आपको हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र की। जो जीएस का प्रश्न पत्र होता है, पेपर होता है, उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस बार आयोग ने क्या किया है, 2020 का सिलेबस है ये। जो जीएस का पेपर है उसको 10 यूनिट में बांट दिया है। देखिए 10 यूनिट में उसने बांटा है कि 10 यूनिट आपको पढ़नी है। देखिए 10 यूनिट, तो हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए मध्य प्रदेश का पोर्शन को इस बार बढ़ाया है। तो यूनिट जो 1 है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य ये लिख रखा है। तो इस बार डेफिनेटली क्वेश्चन हर यूनिट को अगर डिवाइड की जाए तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन तो आप ले ही सकते हैं। 10 क्वेश्चन एक यूनिट से। तो देखिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको मध्य प्रदेश में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएगी। क्या लिख रखा है? इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो पेपर निकलेगा तो घटनाओं से ही निकलेगा। तो आप जितनी भी घटनाएं हैं, घटनाओं को आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए पूरा सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो घटनाएं हैं उनको ज़्यादातर देखना है। जो भी घटनाएं मध्य प्रदेश में घटी है ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने इतिहास तो पूरा अच्छे से पढ़ा ही होगा, लेकिन घटनाओं को आपको बिल्कुल देखना है। जो भी घटना मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो भी घटनाएं हुई है, और प्रमुख राजवंश से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो उसके फेवरेट टॉपिक रहे हैं वो राजवंश से क्वेश्चन। तो आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है। इतिहास में इसने 3 ही चीज को रखा है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में पूछेगा। तो ये तीनों आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा डेफिनेटली। उसके बाद क्या लिख रखा है, देखिए मध्य प्रदेश की कलाएं। तो कलाएं से भी क्वेश्चन पूछेगा वो। मध्य प्रदेश की कलाएं और स्थापत्य कला, जो भी मध्य प्रदेश में स्थापत्य से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन बनाएगा। और मध्य प्रदेश में जनजातियाँ। तो देखिए जनजातियाँ वाला टॉपिक आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजाति को टॉपिक है एक, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो एसटी के बारे में यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और मध्य प्रदेश की बोलियाँ, तो ये बोलियाँ को भी पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोलियों से भी क्वेश्चन बनेंगे इस बार। तो जनजातियाँ और बोलियाँ, इनसे डीपली क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी त्यौहार हैं तो त्यौहार से भी क्वेश्चन बनेंगे इस बार। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत को बिल्कुल पढ़ना है, लोक कलाओं को पढ़ना है, और लोक साहित्य, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये लोक साहित्य, तो ये तीनों टॉपिक जो भी सिलेबस में लिख रखा है उसके एक एक पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है। तो त्यौहार से क्वेश्चन बनेंगे, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जितने भी साहित्यकार हैं, आधुनिक कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और प्राचीन कालीन साहित्यकार, ये तीनों साहित्यकार आपको पता होना। तीनों युगों के कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उनकी कृतियां, इसका मतलब रचनाएं। तो डेफिनेटली आयोग रचनाओं से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको ये भी बिल्कुल पढ़ के जाना है। उसके बाद लिखा है मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल। मध्य प्रदेश में जितने भी धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्थल है। और क्या लिख रखा है, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जितने भी धर्म से रिलेटेड स्थल है, जितने भी घूमने फिरने वाली जगह है, पर्यटन स्थल, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तियों से क्वेश्चन इस बार बनेंगे। जनजातीय व्यक्ति, जो आदिवासी समुदाय से व्यक्ति रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने योगदान दिया है या इंपॉर्टेंट काम किए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये मध्य प्रदेश की यूनिट पहली देखो यहाँ से कंप्लीट होती है। क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक और साहित्य। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की जो यूनिट फर्स्ट है, ये जितने भी टॉपिक यहाँ लिख रखे हैं ये सारा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी यूनिट फर्स्ट के नाम से।
ये जितने टॉपिक यहाँ लिख रखे हैं ये सारा मैंने पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको जाके देखें, ये पूरे टॉपिक मैंने डिटेल में कवर किया हूँ। तो ये मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था। उसके बाद बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो भारत का इतिहास है, जिसमें भारत का इतिहास पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें भी कौन से टॉपिक रहेंगे ज़्यादातर, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो उनकी क्या विशेषताएं रही है उससे क्वेश्चन बनाएगा आयोग। उनकी घटनाओं से क्वेश्चन बनाएगा, जो युद्ध लड़े गए हैं, कैसे लड़े गए हैं, किन किन के बीच हुए थे, घटनाएं, और उनकी प्रशासनिक और सामाजिक तथा आर्थिक, देखो उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपको, चाहे प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो। तो ये यहाँ पे लिख रखा है उसने, डायरेक्ट प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछेगा वो, और घटनाएं और उनकी प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उनसे क्वेश्चन बनाएगा। इसके अलावा ये एक टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसको तो आपको रटे ही लेना है। 19 और 20वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपिक आपको कोई भी बुक में मिल जाता है ना। उसके अलावा देखें हम स्वतंत्रता संग्राम, जो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम था, मध्य प्रदेश का नहीं, यहाँ भारत की बात हो रही है, इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। इंडियन हिस्ट्री का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आएंगे, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके जो भी अधिवेशन हुए हैं, कौन अध्यक्ष रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप देखिए कि आपने, ये रिवीजन का टाइम है, अभी कुछ दिन बचे हैं एग्जाम को, तो यहाँ जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक आपको डेफिनेटली वहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके बाद भारत का जो एकीकरण हुआ है, नए नए राज्य बने, पुनर्गठन हुआ, तो उससे क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा वो। तो ये वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा हर बुकों में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप नेट में सर्च मार के इसे गूगल से पढ़ सकते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश के इतिहास से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये यूनिट 2 बनाया रखा है आयोग ने, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ जो टॉपिक लिखे हैं इनको आपको पेपर के 2-4 दिन पहले इनको रिवीजन करके तो अच्छे से जाना ही है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री छोड़ के वो यहाँ पे जो टॉपिक लिख रखे हैं वहीं से क्वेश्चन उठाएगा आयोग। तो ये यूनिट 2 थी। तो यूनिट 2 मैंने अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, समय का थोड़ा भाव होने की वजह से। तो यूनिट 2 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम यूनिट 3 की, जिसमें ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी यानी भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 3 है मध्य प्रदेश के भूगोल। तो देखिए भूगोल में आपको मध्य प्रदेश के वन, जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, उनसे क्वेश्चन बनाएगा। ये टॉपिक भी मैंने अपने चैनल में डाल रखा हूँ, ये प्लेलिस्ट भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। वनोपज से क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जितने भी नेशनल पार्क है, ये पूरा आपको पता होना, उनकी डिटेल जानकारी होना, ये भी मैंने बना रखा है लेक्चर। नदियाँ, तो नदियाँ से क्वेश्चन तो आएंगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदियाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, ये भ्रम में मत रहें आप कि सिर्फ नदियाँ पूछ लेगा वो और हो जाएगा, नहीं। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं आपको पता होना, नदियों के बाद उनसे रिलेटेड जानकारी, जैसे कि बात की जाए उनकी जो परियोजना है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। परियोजना के बाद बात की जाए तो देखो मध्य प्रदेश की परियोजना के बाद नदियों के किनारे बसे शहर पूछ सकता है, वो तट पे बसे शहर पूछ सकता है, वो और झरने पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड जलप्रपात पूछ सकते हैं, परियोजनाएं पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज, विद्युत बनते हैं वहाँ, तो बांध में विद्युत बांध पूछ सकते हैं, विद्युत परियोजनाएं पूछ सकते हैं। तो ये पूरा नदी वाला टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पर्वत, ये एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। तो देखो पूरी श्रृंखला भी पूछी जा सकती है और पर्वत, तो ये टॉपिक आपको हर बुक में मिल जाता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। वो क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठेंगे और बनेंगे।
तो वन आपको पता होना, वनोपज पता होना, वन्य जीव पता होना, नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में जलवायु से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने वाला है एमपीपीएससी की प्री में, लिख के ले लो आप। एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो मध्य प्रदेश की प्रकृति कैसी है पूछेगा डायरेक्ट वो। जो पठारों में विभाजित किया गया है, जो जलवायु के आधार पर विभाजित किया गया है, ये सभी क्वेश्चन प्रकृति में आ जाएंगे फ्रेंड्स। खनिज से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले, पूरा खनिज संसाधन आपको मध्य प्रदेश का पता होना डेफिनेटली। कभी कभी तो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं प्री में। देखो मध्य प्रदेश से परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से मिले हैं। तो पूरा परिवहन आप याद रख लें। देखिए कई लोग बोल रहे हैं कि नया परिवहन जो नए नेशनल हाईवे में परिवर्तन किया गया है, उनसे क्वेश्चन पूछेगा क्या? वो नहीं पूछेगा, वो पुराने ही क्वेश्चन को पूछेगा आयोग। बाकी नए भी देख के जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना जितनी भी है और विद्युत परियोजना, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। तो सिंचाई परियोजना आपको पूरी देख के जाना है। सिंचाई कौन सी नहर कहाँ है, क्या है, बांध। विद्युत परियोजना देखना है। अब जहां बांध है वहां विद्युत तो बनाएंगे ही ना, तो विद्युत परियोजना पूरी पता होना, कौन सी विद्युत परियोजना कहां पर है, क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है, आसान है। मध्य प्रदेश में कृषि, जितनी भी कृषि के प्रकार है, कौन से साइड किधर साइड कौन सी फसल होती है, कौन से पठार में क्या होता है, पूरी कृषि आपको पता होना, कौन सी कैसी फसल है। पशुपालन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पशुपालन से एक आध क्वेश्चन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विभाग का गठन, ये वो कुछ भी पूछ सकता है, एक टॉपिक है ये भी, इसको भी आपको पढ़ना है। एवं कृषि आधारित उद्योग, यहाँ पे क्या लिखा है? कृषि द्वारा जो उद्योग स्थापित है मध्य प्रदेश में, उससे क्वेश्चन बनाया गया है। उद्योग तो टॉपिक दिया ही हुआ है, लेकिन देखो आपके पास एमपीजीके की बुक है, आप पूरी बुक पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको विशेष फोकस इन टॉपिकों में करना है जो टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं। जब आयोग के पेपर आएगा आपके सामने प्री का, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे लिख रखे हैं। इसलिए आपको यहाँ से एक एक चीज़ छोड़ के जाना है, पढ़ के जाना है, सॉरी। ये है यूनिट 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। ये भी सारा हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दिया है, तो ये भी हमारे चैनल में कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाएं और याला टॉपिक भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। देखो भारत एवं विश्व का भूगोल चौथी यूनिट में लिख रखा है। भारत एवं विश्व का भूगोल चौथी यूनिट में लिख रखा है, तो उसमें से कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है? देखिए पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मेंस के हिसाब से तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्री के सिलेबस के अनुसार आपको किस प्रकार का पढ़ना है। जो यहाँ पे टॉपिक लिख रखे हैं उनको आपको, देखो कई लोग कोचिंग करे हुए रहते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन से टॉपिक पढ़ा है या क्या नहीं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बात करेंगे अब यहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी। तो देखिए आयोग ने क्या क्या बोल के रखा है। भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आएगा करके कहा है, जिसमें भौतिक विशेषताएं पूछी जाएगी और प्राकृतिक प्रदेश पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि भौतिक प्रदेश का मतलब क्या हो गया और भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश में क्या पूछेगा वो। तो जैसे कि पूछ लेगा हिमालय से रिलेटेड, कौन सी राज्य की सीमा किसको छूती है, नहीं छूती, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं छूती है, कौन से बड़े देश छूते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा छूता है, सबसे कम कौन सा छूता है, यही सब फिजिकल टाइप का पूछेगा वो। तो ये आपको पता होना, फिजिकल में पूछा जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आने वाले। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो प्रकृति में संसाधन, जैसे संसाधन कैसे, वन से क्वेश्चन आएंगे। भारत में कैसे वन है, विश्व में कैसे वन है, कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, टुंड्रा वन, ये वो सब आप तो पढ़े ही होंगे। खनिज से क्वेश्चन बनाएगा, खनिज से, तो खनिज भारत में कौन सी खदानें किससे संबंधित है, ये सब टॉपिक हैं। भारत में खनिज संसाधन, विश्व में खनिज संसाधन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से निकलेंगे।
जल से क्वेश्चन आने वाले हैं, कृषि से भारत की कृषि और विश्व की भी कहाँ कौन सी कृषि होती है आपको पता होना है ना, एक छोटा सा टॉपिक होता है, हर बुकों में मिल जाता है। यहाँ लिखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे क्या है, पूरे नेशनल पार्क और पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारत की भी और विश्व की भी, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन विशेष फोकस वो इंडिया में करेगा, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी आएंगी। तो ये सबको आपको पढ़ना है यहाँ से जो मैंने बताया। बात करेंगे सामाजिक भूगोल की, तो सामाजिक भूगोल में क्या पूछने वाला है, देखो सामाजिक भूगोल जो है इसमें जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि जनगणना, की जनगणना से क्वेश्चन एक आना ही आना है 2011, भारत की 2011 की जनगणना से कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी जनगणना का जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो आपको पता होना, जैसे जनसंख्या, वृद्धि दर कहाँ हो रही है कहाँ नहीं, आयु, लिंग अनुपात से क्वेश्चन पूछेगा, कौन से ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है, राज्य है, या साक्षरता कहाँ कैसी है, आर्थिक गतिविधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आर्थिक गतिविधियां भी आपको याद रखना है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इसको ही पढ़ के जाना है। आर्थिक भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, जैसे उद्योग, भारत में कहाँ कौन से उद्योग स्थापित है, तो एक उद्योग वाला टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ के चल जाए, भारत का उद्योग। भारत में यातायात, तो यहां से यातायात से क्वेश्चन बनाएगा, यानी कि हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, तो ये जितने भी हैं ये यातायात का साधन है, तो यातायात से डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगा वो। भारत में परिवहन वाला एक टॉपिक है, उसको पढ़ के जाएं आप। परिवहन के अंतर्गत हाईवे, रेलवे और क्या है, एयरपोर्ट वाला टॉपिक जो भी होता है, तो ये वाले टॉपिक को आपको बिल्कुल रट के जाना है। उसके अलावा अगर विश्व के भूगोल की बात करें, तो जो महाद्वीप है सातों के सातों महाद्वीप में क्या है, कौन से महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है, नदी है, नाले हैं, ये टॉपिक आप जानते हैं। या विश्व का महाद्वीप वाले सातों महाद्वीप के टॉपिक आपको कोई भी बुक में मिल जाएंगे। देश से भी क्वेश्चन बना सकता है, वो किसी की राजधानी पूछ सकता है, किसी की मुद्रा पूछ सकता है, वहाँ के नदी नाले कुछ भी पूछ सकता है, जो भी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो बुकों में लिखे रहते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। महासागरों से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, छोटा है, 7 महासागर है, इनको जानना है। वहाँ कौन सी जलधाराएं हैं, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी किस दिशा में जाती है, ये सब महासागर की जलधाराएं और महासागर वाला टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। नदी वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत की नदियाँ वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक को तो आपको बिल्कुल रट्टा होना। नदी हो गया, पर्वत, झील, नदी से रिलेटेड जो भी जलप्रपात, सहायक नदी, इसके अंतर्गत और जो भी टॉपिक दिए रहते हैं वो पूछेगा। पर्वत, देखो पर्वत, हिमालय पर्वत, जितने ही भारत में कहाँ कौन से पर्वत हैं, उनकी चोटी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ये मेन टॉपिक लिख रखे हैं। विश्व में प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आएंगे, ये भी टॉपिक आपको आसानी से हर बुकों में मिल जाता है, तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाएं। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जो पहले से चलते आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब, और गैर परंपरागत जो अभी नए आधुनिक वाले हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, तो इसको आपको रटना है। यूनिट 4 समझ में आई। इसको अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ज्योग्राफी लूसेंट की बुक की सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। लूसेंट की बुक में जो भी दिया है वो पूरा कंप्लीट हो गया। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं विश्व के भूगोल की और भारत का भूगोल की भी। बात करते हैं हम यूनिट 5 की, जो एमपी की है, एमपी जीके से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखिए, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना है आपको, जिसमें पूरे राज्यपाल पढ़ के जाना है। पूरे राज्यपाल, कहाँ कौन से राज्यपाल हैं, जितने भी राज्यपालों की लिस्ट है, कौन सबसे लंबे समय तक, पूरे राज्यपाल कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल में वर्तमान का मंत्रिमंडल पढ़ लो, और मंत्रिमंडल वाला जो टॉपिक है जिसमें मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो पूरे मुख्यमंत्री आपको पता होना, पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, बीच में कौन थे, बीच में कब राष्ट्रपति शासन लगा, कौन सी घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, ये सब कुछ। विधानसभा, विधानसभा से भी क्वेश्चन आएंगे, पूरे विधानसभा अध्यक्ष पता होना, विधानसभा उपाध्यक्ष पता होना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। विधानसभा की संरचना, विधानसभा सीटें, ये टॉपिक मैंने पूरा यूनिट 5 भी मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ, आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखें। सिलेबस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आप सिलेबस ना देख के जा रहे हैं एग्जाम में तो आपकी एग्जाम कोई काम की नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसा पेपर आने वाला है। सिलेबस से ही आएगा, नहीं तो सिलेबस देता ही क्यों आयोग, सिलेबस ही तो है जिसमें क्या लिख रखा है वो पढ़ना है। जब भी तो कई लोगों की एग्ज़ाम इसी कारण नहीं निकलती कि वो आए बाएँ तरीके से पढ़ाई करते हैं, आए बाएँ नहीं। एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरी बुक बनती हो उससे कोई मतलब नहीं है, बनती है अच्छी बात है, आपको पूरी बुक आपने पढ़ ली, लेकिन सिलेबस में जो टॉपिक लिख रखे हैं वो आपको कितने अच्छे से बनते हैं, ये बात है। समझे मेरी बात को। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय आपको पूरा पता होना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट भी आपको पता होना, कब मुख्य न्यायालय बना, क्या है, पूरी लिस्ट, कौन जज रहे हैं, ये सब मैंने कंप्लीट करा रखा है, आपको इसको पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य, जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज्य वाला जो टॉपिक होता है वो आपको पूरा डिटेल में पता होना, मैंने पढ़ा चुका हूँ, चैनल में प्लेलिस्ट बनेगा आपको 5 वाली, वहाँ। नगरीय प्रशासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था होती है, स्वशासन व्यवस्था, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, तो ये भी टॉपिक आपको हर बुकों में मिल जाता है। पंचायती राज्य और नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य वाला टॉपिक भी मिलता है और नगरीय निकाय वाला टॉपिक भी मिलता है। तो ये आपको बिल्कुल, ये दोनों टॉपिक तो समझ लो, 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में। बात करेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था की, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक में उसने क्या क्या टॉपिक यहाँ लिख रखा है, वही टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना, जो 2011 में हुई थी, 2001 में हुई थी। ये सब आपको इनका डेफिनेटली, कई बार तो ये देखने को मिला है कि जनगणना से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब बताओ, एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 नंबर मिल रहे हैं हमको, 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो आपको जनगणना बहुत अच्छे से देख लो, मैंने पढ़ा लिया हूँ, 2-3 लेक्चर बनाया हूँ इसके, तो ये टॉपिक भी हो गया है। इसके बाद देखिए, ये टॉपिक कहीं नहीं मिलता ज़्यादातर, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। तो जो नई रिपोर्ट आती है, आर्थिक समीक्षा आती है मध्य प्रदेश की, करंट अफेयर में आपको मिलती है, वहाँ मिलेगा फ्रेंड्स ये डाटा आपको, आर्थिक विकास वाला। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर कितनी है, क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ नहीं मिलता, कई जगह नेट में सर्च मारो तो ये वाला टॉपिक नहीं मिलता, तो ये टॉपिक आपको करंट अफेयर में मिलेगा, आर्थिक विकास वाला। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में उद्योग, ये उद्योग वाला टॉपिक लिख रखा है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर होना, उद्योग से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। अभी हमने उद्योग का एक टॉपिक देखे थे, लेकिन वो क्या था, वो बोला था यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग पूछे जाएंगे, और यहाँ लिख रखा है उद्योग आएंगे, तो बहुत अंतर है। यहाँ हर टाइप के उद्योग मिल गए, वहाँ पे केवल कृषि पर जो आधारित थे वो पूछे जाते, और यहाँ पे पूरे उद्योग। तो उद्योग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए तो वाला क्वेश्चन आते रहता है कई बार, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है, कागज कारखाना, कागज उद्योग। तो ये टॉपिक यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछते ही पूछ रहा है, नहीं, वो टॉपिक से उठाता है क्वेश्चन। तो देखिए इसको समझिए। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की जातियां और अनुसूचित जातियों से क्वेश्चन आएगा। बात है यहाँ पे एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की। समझ में आया कुछ? इस बार एससी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो समझ में आया, एससी से भी क्वेश्चन आएंगे। पता चल रहा है आपने मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, एसटी तो पूरा पढ़ ली, एससी पढ़ी ही नहीं, लेकिन इस बार एससी से भी क्वेश्चन आने वाले।
एवं लिखा है यहाँ पे जनजातियाँ, यानी एससी और एसटी दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जो राज्य में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने अभी तक के चलाई है वो पूरी पता होना, इसका भी लेक्चर मैंने डाल चुका है। तो समझ में आया क्या क्या आने वाला है। ये राज्य की कल्याणकारी से पूछेगा ही, जैसे पिछले बार पूछा था विभांतर क्या नाम है, विभांतर भुगतान योजना पूछा था ना, तो ये सब योजनाएं हैं। तो ये भी पूरा मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे टॉपिक की डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं। बात करेंगे अब यूनिट नंबर 6 की। इसमें भारत का संविधान पूछने वाला है, यानी भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो संविधान को और अर्थव्यवस्था को साथ में रखा है इसने। तो देखिए संविधान से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास तो आपको पढ़ना ही है। उसमें कई सारे अधिनियम आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, बहुत सारे अधिनियम आए। लेकिन उन सभी अधिनियमों में आपको विशेष फोकस प्री एग्जाम के लिए भारत शासन अधिनियम 1919, ये अधिनियम को पूरा डिटेल में पढ़ना है। और भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ कई सारे अधिनियम देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो दो अधिनियम हैं इनको विशेष फोकस करें। प्री में इन दोनों अधिवेशन से क्वेश्चन बनाएगा, अधिवेशन बोल रहा हूँ अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन बनाएगा। जबकि संविधान विकास का संक्षिप्त इतिहास में कई सारे अधिनियम हैं, लेकिन आपको विशेष फोकस ये दो अधिनियम में करना है। ये दो अधिनियम भी आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके प्री में नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अधिनियम को आपको अच्छे से पढ़ना है। परीक्षा के हिसाब से वहाँ से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं क्या है वो। संविधान सभा आपने पढ़ा होगा, संविधान सभा को पूरा डिटेल में पढ़ना है। संविधान सभा से क्वेश्चन बनेंगे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कितने सदस्य थे, कहाँ से कौन आया, कब कौन सी बैठक हुई, पहली कब हुई, आखिरी कौन सी हुई, बीच में कौन थी, बीच में उनके अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, इनसे क्वेश्चन बनाएगा आयोग। समितियां, प्रारूप समिति, मूल अधिकार समिति, झंडा समिति, जो समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष पूछेगा। संविधान सभा आपको डीपली पढ़ना है, कितना समय लगा, कब लागू हुआ, क्या हुआ। संविधान सभा में संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है उसको भी पढ़ना जरूरी है। संविधान की अनुसूचियां पूरी पढ़ना जरूरी है, उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे प्री में। अनुसूची के बाद बात करेंगे हम, तो सीधा आगे चलते हैं। संसदीय कार्यपालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संसदीय कार्यपालिका क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, संसदीय कार्यपालिका पूछी जाएगी आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो आपको पूरी संसदीय शासन प्रणाली पता होना। लोकतांत्रिक शासन की वृहद प्रणाली, इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता, सांसद, विधायक, इनके बारे में पढ़ना है, के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, इसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। पूरी कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका आपको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएंगे। तो राष्ट्रपति से कैसे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति से वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से राष्ट्रपति का शुरू होता है, जिस अनुच्छेद से राष्ट्रपति शुरू होता है। तो अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पूरा राष्ट्रपति पता होना। पूरे अनुच्छेद 52 से लेके 65 तक, और 63 से लेके 67 तक उपराष्ट्रपति के बारे में दिया है। तो 52 से लेके 62 और 63 से लेके 67, 52 से लेके 62 तक के राष्ट्रपति, तो ये पूरे अनुच्छेद पता होना। बीच में ये भी पता होना कौन से राष्ट्रपति का जो क्रम है, कौन से कब तक शासन किए, कैसा किए, क्या किए, वो सब आपको पता होना। और उपराष्ट्रपति भी पता होना। तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों आ गए दादा, तो ये इसको पढ़ना है। एवं संसद को भी पढ़ के जाना है यहाँ पे आपको, ये नहीं देखना है। जो संसद अनुच्छेद 79 में संसद के जो 3 अंग दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको तीनों के बारे में आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में।
तो संसद आपको पढ़ के जाना है, और इसके साथ साथ आप राज्य का जो विधानमंडल होता है अनुच्छेद 168 में, उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बनेंगे। देखो, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद भाग 3 यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद, आपको पूरे अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 12 से लेकर 35 कहाँ से लिया गया, क्या किया गया, कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, कौन सा संपत्ति का अधिकार वो कब हटा है, क्या हटा है, ये आपको 12 से लेकर 35 तक के पूरे अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 का काम में दिए गए हैं, भाग 4 का क्या है, भाग 4 का काम में अनुच्छेद जो 51 है, आ वाला मौलिक कर्तव्य को भी आपको पूरा पढ़ना है, जो बाद में जोड़ा गया था, है ना। तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पूरा पढ़ के जाना है। और राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो भाग 3 में दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक जो दिया गया है, पूरे अनुच्छेद आपको यहाँ से पता होना कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे नॉर्मली। तो ये है टॉपिक संविधान पढ़ने का। उसके अलावा संवैधानिक संशोधन, जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन अभी तक हुए, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन में क्या किए क्या नहीं किए, पूरे संविधान संशोधन आपको पढ़ना है, जिसमें से प्रमुख वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी जानकारी होना, अध्यादेश कब आता है, क्या आता है, राष्ट्रपति में आप पढ़ लेंगे अध्यादेश के बारे में। तो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है, क्या है, धन विधेयक, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, बात कर रहे थे हम काहे की, सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 में दिया है। तो 124 अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है, कौन किसकी नियुक्ति करना है। आपको साथों साथ हाई कोर्ट के बारे में भी यहीं पे पढ़ लेना है, काहे कि कंपेयर करके पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इनकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, योग्यता भारत में कितने हैं, मुख्य यानी हाई कोर्ट कितने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उसमें जो अभी तक के जज बने हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनेंगे। और न्यायिक व्यवस्था, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायपालिका दी गई है, न्यायिक व्यवस्था दी गई है संविधान में, आपको ये टॉपिक यहाँ जो लिख रखे हैं, इनको बिल्कुल डीपली और अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप पूरा संविधान, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही है संविधान अंदर का, लेकिन ये टॉपिक यहाँ जो लिख रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। आपका संविधान से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। संविधान से पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की। तो एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में जो भारतीय इकोनॉमी दी हुई है, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसमें आपको सामान्य परिचय पढ़ना है इसका, भारतीय इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या है, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना है। औद्योगिक विकास कैसा है भारत में, और विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विदेशी व्यापार कैसा होता है, आयात क्या आयात करता है, क्या निर्यात करता है, इसके बारे में पढ़ना है। वित्तीय संस्थाएं जो दी गई है, जैसे रिजर्व बैंक, आरबीआई के बारे में पढ़ना है आपको। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं, कौन से नहीं है, उनके बारे में पढ़ना है। सेबी और एनएसबी दोनों के बारे में पढ़ना है। गैर वित्तीय संस्थाएं, जो गैर वित्तीय संस्थाएं भारत में है, इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में इतना ही टॉपिक दिया है प्री की एग्ज़ाम में, बाकी मेंस की एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे से पढ़ने मिलेगा, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम सिर्फ प्री निकालने की। तो ये समझ में आया। तो यहाँ ये जो टॉपिक लिख रखे हैं, ये टॉपिक के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया संविधान और अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे हम यूनिट 7 की। ये बहुत आसान है, इसमें विज्ञान और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, और वो भी कौन से टॉपिक, यहाँ जो लिख रखे हैं वाले टॉपिक। बस आपको जानकारी के लिए हम बता दूं, हमने ये यूनिट 7 सारी कंप्लीट करा दी है।
हमारे सर है, एक सविंद्र नखाते सर और प्रवीण बागड़े सर, दोनों एक्सपर्ट टीचर हैं। तो उन्होंने वाली सारी प्लेलिस्ट कवर कर दी है, हमारे चैनल में बनी हुई है। जैसे विज्ञान के पूरे मौलिक सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। तो ये जो जो यहाँ पे लिख रखा है ये हमने सारे ही कवर करा दिए। पारिस्थितिकी तंत्र, मानव शरीर संरचना 1 नंबर तरीके से पढ़ाए हैं, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, नीति स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपदा प्रबंधक, ये हो गई है। तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने टॉपिक लिख रखे हैं उतने लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूनिट 7 समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 8 की। देखो यूनिट नंबर जो 8 है ये करंट अफेयर की रखी गई है। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, पूरा करंट अफेयर आपको इसमें पढ़ना है, लगभग 1-2 साल पहले का। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति से क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आपको ज़्यादातर पर्सनालिटी याद रखना है, कौन करंट अफेयर में चर्चित रहे हैं, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उनसे रिलेटेड कुछ स्थानें। तो स्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1-2 साल पहले की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि पूरा करंट अफेयर आपको डिटेल में अच्छे से 1-2 साल का पढ़ना है। आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, आपका जो भी तरीका हो पढ़ने का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भारत की खेल संस्थाएं, भारत की खेल प्रतियोगिता और भारत के पुरस्कार पूछे जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्पोर्ट वाला टॉपिक इस बार सिलेबस में आपको अलग से देखने को मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब करंट अफेयर में स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर रहेगा उसी में रिलेट करके स्पोर्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं स्पोर्ट की, तो आपको भारत के खेल संस्थाएं, भारत की खेल प्रतियोगिताएं और भारत के पूरे पुरस्कार कब किसको मिला, कौन से सन में मिला, क्या मिला, ये सब आप जानते हैं, पढ़ना कैसा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश की खेल प्रतियोगिताएं और मध्य प्रदेश का पूरा पुरस्कार। तो आपको मध्य प्रदेश में एक खेल का जो टॉपिक होता है, जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन पढ़ाने वाला हूँ जल्द ही, उसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। समझ में आया? मध्य प्रदेश का खेल वाला टॉपिक, खेलकूद जो है मध्य प्रदेश में खेलकूद, उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ सिलेबस में जो टॉपिक लिख रखे हैं, संस्थाएं, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, तो इनसे पढ़ के जाना है। और इसके अलावा स्पोर्ट का जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो स्पोर्ट के क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके में मैंने बता दिया, यहाँ से जो जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक को आपको डिटेल में देखना है, पढ़ना है। तो समझ में आया, यूनिट 8 से करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। उसके अलावा देखते हैं अब यूनिट नंबर 9। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी रखा गया है। तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, MPPSC की प्री की यूनिट 9 हमने सारा कंप्लीट करा दिए। ये भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट 9 के नाम से बनी हुई है। प्रवीण बागड़े सर ने पढ़ाए हैं, ये काफ़ी अच्छा, उनको नॉलेज के हिसाब से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ जो जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक उन्होंने वहाँ पढ़ा चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, रोबोटिक्स भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में डिटेल बताया, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। तो आप ये देखें। ई गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा चुके हैं। इंटरनेट का जो चैप्टर है ये पूरा डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही काफ़ी अच्छे से। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पूरा बताया, कौन सी, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है इनके बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या काम है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है, डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। हमारे सर है प्रवीण बागड़े सर, यूनिट 9 उन्होंने सारा कंप्लीट करा दिए हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, गो टू एंड वॉच। बात करेंगे हम यूनिट नंबर 10 की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और नया जोड़ा गया है। इसके पहले एक्ट पूछे जाते थे। तो फ्रेंड्स यूनिट 10 में देखिए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, राष्ट्र की भी पूछी जाएंगी और प्रादेशिक, संवैधानिक और
सांविधिक संस्थाएं। तो देखिए संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया होता है। संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुच्छेद में, किसी न किसी भाग में इसका उल्लेख मिलता है, वो सब संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। और सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिन संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक निकाय या संस्थाएं जिसमें संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। तो समझ में आ गया, सांविधिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख संसद या विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से किया जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और सांविधिक संस्थाएं तो आप समझ ही गए कि संविधान में जिसका उल्लेख होता है किसी न किसी अनुच्छेद में या संविधान में उल्लेख मिलेगा। तो उसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दोनों टाइप की। तो ये इतने सिलेबस में लिख रखे हैं आपको, ये पूरे जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नीति आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महिला आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बाल संरक्षण आयोग, इसके बारे में भी जानना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक आयोग बनाया गया है, उसको पढ़ना है हमें। और पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ना है। सूचना का आयोग, सूचना आयोग के बारे में जानना है। और सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में पढ़ना है और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। तो इतने आयोग पेपर में यहाँ पे सिलेबस में लिख रखे हैं, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये यूनिट नंबर 10 जो है ये नया जोड़ा गया है और ये यूनिट नंबर 10 हमने सारा हमारे चैनल में कंप्लीट करा दिया है। एमपीपीएससी यूनिट 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी हमने कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, ये है सिलेबस। आपको इस तरीके से सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। यहाँ पे जो जो लिख रखा है वो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आप बाकी अन्य चीज़ें भी पढ़ना जरूरी है जानकारी के लिए। तो ये जीएस का पेपर पहला था, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, इसमें नंबर लाना बहुत जरूरी है, इसी से काउंट किए जाते हैं। सेकेंड पेपर तो क्वालिफाइंग है और उसमें भी ज़्यादा नंबर दिलाना जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग रखा गया है जो राज्य सेवा की परीक्षा के लिए भरे हैं। तो ये समझ में आया, हमने सिलेबस को एक शार्ट तरीके से डिस्कस किए। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।